क्लास 11th के मोल कंसेप्ट में आपका स्वागत है। मोल कंसेप्ट आज मोल के बिना, मोल की जानकारी के बिना आप कुछ भी नहीं बना पाएंगे। केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए मोल बहुत ही ज़रूरी है। इस मोल को समझने के लिए इससे पहले आप एक नंबर जान लें जिसे कहा जाता है एवोगाड्रो नंबर। ये एवोगाड्रो नंबर जो है ये 6.02 इंटू 10⁻23 कण के संग्रह को एवोगाड्रो नंबर कहा जाता है। इतना अंक होगा तो ये एवोगाड्रो नंबर कहलाएगा। तो ये एवोगाड्रो नंबर बहुत ही ज़रूरी है। अब हम आते हैं मोल पर। मोल को समझने के लिए आप थोड़ा सा अगर ध्यान देंगे तो मोल को आप समझ रहे हैं और जान रहे हैं। दर्जन को आप जानते ही हैं। जब हम दर्जन की बात करते हैं तो कोई भी वस्तु 12 पीस अगर हम रख दें तो हमेशा एक दर्जन कहलाती है। 12 पीस रखेंगे तो एक दर्जन वो कहलाती है। चाहे केला हो, बेंच हो, पेन हो, कॉपी हो या कुछ भी हो, संग्रह होना चाहिए कितने का? तो 12 का। तो उसी तरह से अगर 6.02 इंटू 10⁻23 का संग्रह किसी भी चीज का होता है तो वह एक मोल कहलाता है। अंक बहुत बड़ा है तो इसको हम इस तरह से कह सकते हैं कणों के संग्रह के बारे में। यानी 6.02 गुणे 10⁻23 कणों के संग्रह को हम एक मोल कहते हैं। अर्थात एक कलेक्शन ऑफ 6.02 इंटू 10⁻23 particles is called a mole. Now, what is the meaning of particles? परिभाषा में आप कहते हैं इतने अणु, परमाणु, आयन, कितना याद रखेंगे? डायरेक्ट कहेंगे इतने पार्टिकल्स के संग्रह को हम मोल कहेंगे। अब पार्टिकल्स में क्या क्या होगा? तो ये हम कह सकते हैं मॉलिक्यूल्स भी हो सकता है, एटम भी हो सकता है, आयंस भी हो सकता है या ETC और भी हो सकता है। अब मैंने कहा था ETC और भी हो सकता है तो थोड़ा सा कंफ्यूजन होगी। आप कहेंगे सर किताब में तो परमाणु, अणु, आयन यही लिख कर दे दिया है। अगर मैं कहूँ 1 मोल इलेक्ट्रॉन तो आप क्या कहेंगे? 1 मोल प्रोटॉन, 1 मोल न्यूट्रॉन हो सकता है कि नहीं? जैसे मैंने कहा 1 मोल इलेक्ट्रॉन यानी इतने इलेक्ट्रॉन की संख्या जिसमें पुल जाएगी, इतना का कलेक्शन हम लेंगे तो वह 1 मोल कहलाएगा। तो मोल हमारा है 6.02 गुणे 10⁻23 कणों के संग्रह को हम मोल कहते हैं। मोल में नॉर्मल वे में हम अणु, परमाणु और आयन को ले लिए हैं। अब थोड़ा सा आप समझने की कोशिश करें तत्व और यौगिक। तत्व का सबसे छोटा भाग परमाणु होता है और यौगिक का सबसे छोटा भाग अणु होता है। यानी कंपाउंड का मॉलिक्यूल और एलिमेंट का एटम। सबसे पहला हम लेते हैं 1 मोल। तत्व होगा या यौगिक होगा। 1 मोल हम तत्व लें या यौगिक लें, इसमें कणों की संख्या कितनी होगी? 6.02 गुणे 10⁻23।
अगर तत्व है तो परमाणु होगा, और अगर यौगिक है तो एटम, अणु होगा। परमाणु को अंग्रेजी में एटम कहते हैं और अणु को मॉलिक्यूल बोलते हैं। ये हो गया हमारा एलिमेंट और ये हो गया कंपाउंड। अब आपने महसूस किया होगा भार के बारे में। नॉर्मली तत्व है तो परमाणु भार होगा, यौगिक है तो अणु भार होगा। तो 1 मोल का जो भार होगा वो उसके परमाणु भार के बराबर होगा, उसके अणु भार के बराबर होगा। यौगिक है तो अणु भार के बराबर होगा, और परमाणु है तो यानी तत्व है तो परमाणु भार के बराबर होगा। ये समान होगा, ये समान होगा, लेकिन ये भार बदलता रहेगा। कैसे बदलता रहेगा? बहुत छोटी सी चीज है, थोड़ा सा ध्यान देंगे आप। मैंने पहले ही कहा था दर्जन से कंपेयर करके चले ना। क्या करेंगे? 1 दर्जन अगर हम पेन लेते हैं तो कितना पीस होगा? सिर्फ 12। 1 दर्जन बेंच लेंगे तो कितना होगा? 12। 1 दर्जन केला लेंगे तो कितना होगा? 12। सब तो समान है, लेकिन अगर सबका हम वजन लें, 1 दर्जन पेन का, 1 दर्जन बेंच का, 1 दर्जन केला का, क्या वजन बराबर होगा? नहीं होगा। ठीक उसी तरह से 1 मोल कुछ भी लेंगे तो उसमें कणों की संख्या होगी 6.02 गुने 10 का पावर 23, और इसका भार जो होगा, अगर तत्व है तो परमाणु भार के बराबर होगा, और अगर यौगिक है तो अणु भार के बराबर होगा। अब इसके बाद इसी में थोड़ा सा हम लेंगे, अगर कोई गैस है, अगर कोई गैस है तो ये गैस का आयतन 22.4 लीटर होगा। किस पर? STP पर। STP हम कह दें या NTP कह दें, दोनों की मीनिंग सेम है। STP, और इसी को हिंदी में साटादा भी बोलते हैं, सामान्य ताप दाब। STP यानी स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। और NTP अगर हम लेते हैं तो इसकी भी मीनिंग यही होती है, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। ये STP पर नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर हम लेते हैं तो इसका टेम्परेचर जो होता है, टेम्परेचर होता है 0 डिग्री C। आपको मालूम है इसे केल्विन में चेंज करना, 0 + 273 केल्विन हो जाता है। प्रेशर जो है ये हम लेते हैं 1 atm, और 1 atm जो है 76 cm of Hg, और यही 760 mm of Hg होता है। तो STP पर हमारा टेम्परेचर और प्रेशर ये है। अब आप समझ रहे हैं तो क्या है। अब हम यहाँ देख रहे हैं मोल में हमें मिल क्या क्या रहा है, तो 1 2 3 4 पॉइंट आ रहे हैं मोल में, 1 2 3 और ये 4, यानी एक तो मोल हो गया, दूसरा कण की संख्या हो गई, तीसरा भार हो गया, चौथा आयतन हो गया। एक एक नियम तो हम बच्चा से जान रहे हैं।
हमें कुछ नहीं आता है तो एक एक नियम तो आता है। कोई एक दिया हुआ होगा, दूसरा हमें निकालना है, रिलेशनशिप हम एस्टेब्लिश करेंगे और कैलकुलेट कर लेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब सपोज हम करते हैं, कोई हमसे पूछे जो 5 मोल कार्बन का कितना भार होगा। 5 मोल कार्बन का भार निकालना क्या है, तो भार, यहां मोल है, 1 मोल कार्बन का कितना होगा, तो हम लिखेंगे चूंकि 1 मोल कार्बन बराबर कितना है, परमाणु भार के बराबर होगा। परमाणु भार कार्बन का होता है 12 ग्राम, तो 5 मोल का क्या होगा, 5 गुने 12 बराबर 60 ग्राम। कितना आसान सा लग रहा है। हमसे पूछ दे जो 5 मोल अमोनिया में अणुओं की संख्या कितनी होगी, 5 मोल अमोनिया में अणुओं की संख्या कितनी होगी। अब 5 मोल अमोनिया में अणु की संख्या हम निकालेंगे, तो मोल यहां है, अणु की संख्या यहां है। 1 मोल में कितना है, 6.02 गुणे 10 पावर 23, तो 5 मोल में कितने होंगे, इसमें 5 से गुना कर देंगे। बहुत सिंपल है। अगर हमें दे दे जो एसटीपी पर 5.6 लीटर कोई गैस है, एसटीपी पर 5.6 लीटर कोई गैस है, यह कितना मोल है। अब हमें दिया हुआ क्या है, हमें दिया हुआ है लीटर, यानी आयतन दिया हुआ है, निकालना क्या है, मोल। तो हम जानते हैं एसटीपी पर जो है 22.4 लीटर बराबर 1 मोल होता है। गैस चाहे कोई भी रहे, अगर एसटीपी पर है तो 22.4 लीटर होगा, तो वह 1 मोल के बराबर होगा। अब हमें कहता क्या है, मैंने कहा एक एक नियम, तो आप एक एक नियम ले लो। 1 लीटर में कितना मोल होगा, तो 1/22.4, और 5.6 लीटर में क्या होगा, तो 5.6/22.4 बराबर 1/4, यानी बराबर 0.25 मोल। अब आप देखें, सिर्फ ये इतना हमें ध्यान में है और एक एक नियम हम जान रहे हैं, तो मोल का कोई भी क्वेश्चन है हमसे ऐसा नहीं होगा जो नहीं बनेगा। अब जब इतना हम समझ रहे हैं तो हम इसको एक फार्मूला में कन्वर्ट कर देते हैं। फार्मूला क्या होता है, हमारी जो समझ है, जो हम समझे हैं, उसको शॉर्ट फॉर्म में हम ले आवे। जब हम समझ चुके हैं तो इसी को हम थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लाते हैं, यानी इस कैलकुलेशन को और थोड़ा शॉर्ट कर लेते हैं। इतना डिटेल्स करने की ज़रूरत नहीं है, इसको हम फार्मूला के रूप में कन्वर्ट कर देंगे। फार्मूला क्या होता है, कैलकुलेशन का समरी हो जाता है। अब थोड़ा सा आप देखें, इसको मैं मिटा रहा हूँ। यहाँ मैं अलग अलग लिखा था और सबको मिलाकर मैं लिख रहा हूँ। मिलाकर क्या लिख रहा हूं, तो ये आप देखें, मोल बराबर, सबसे पहला कोई भी पदार्थ का अगर भार दिया हुआ है तो हमने ले लिया दिया हुआ भार, यानी गिवन वेट बटे, अगर भार की बात करेंगे तो भार में क्या होगा, परमाणु भार होगा या अणुभार होगा। जो पदार्थ है वो तत्व होगा या यौगिक होगा। अगर तत्व होगा तो परमाणु भार,
अगर यौगिक हो गया तो अनुभार। इसी को हम एटॉमिक वेट या मॉलिक्यूलर वेट जो हम कह लें। अब मोल और भार से संबंधित अगर कुछ भी है क्वेश्चन तो हम इस दोनों को लेकर सॉल्व कर सकते हैं। अगर कण की संख्या दी हुई हो यानी एवोगाड्रो नंबर पे, तो एवोगाड्रो नंबर पे हम आते हैं तो थोड़ा सा देखेंगे क्या तत्व होगा या यौगिक होगा। तत्व हुआ तो परमाणु की संख्या, इसको ले लें हम परमाणु या अणु की संख्या। नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय 6.02 इंटू 10⁻23। अगर गैस है, वो पदार्थ क्या है, गैस है। अगर गैस है तो एसटीपी पर आयतन उसका होता है 22.4 लीटर। इसको हम ले लेते हैं दिया हुआ आयतन किस पर है तो एसटीपी पर, यानी गिवन वॉल्यूम। एसटीपी पर हो गया लीटर में 22.4 लीटर। 1 2 3 4 वही 4 है, लेकिन अब वहां पर मैं कहा था एक एक नियम से हम सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पर मैंने क्या किया, सबको फार्मूला में कन्वर्ट कर दिया। मोल और भार से रिलेटेड क्वेश्चन हो तो इस दोनों को लेकर हम सॉल्व कर सकते हैं। मोल संख्या से रिलेटेड हो तो इस दोनों को लेकर सॉल्व कर सकते हैं। मोल और आयतन से संबंधित है तो इस दोनों को लेकर हम सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों बराबर है। भार और आयतन से हो तो ये और ये लेंगे। भार और कण की संख्या से हो तो इस दोनों को लेंगे। कण की संख्या और आयतन से हो तो ये और ये ले लेंगे। हमें ये देखना है क्वेश्चन में जो क्या दिया हुआ है और क्या निकालना है, और इस दोनों को देखकर समझकर हम ये कैलकुलेट कर लेंगे, डिसाइड करेंगे तो हमें कौन से फार्मूले को ले लेना है, किसको हमें छोड़ देना है। इस पर आप प्रयास करें, प्रैक्टिस करें, और जो भी प्रॉब्लम आपको आएगी उसके साथ फिर हम आएंगे, और मैं जैसे बताया हूँ आप प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करें। अगले क्लास में हम आपको मोल पर और न्यूमेरिकल बताएंगे जो कि आपके कंसेप्ट को एक हद तक क्लियर कर देगा। लेकिन इससे पहले आप खुद प्रयास करें। मैं बताया हूँ क्लास 9th में भी आपने मोल के बारे में पढ़ा है, तो लेकिन 11th में थोड़ा सा उसको विस्तृत रूप में लेना है। ये आप सॉल्व करें, मैं आगे के क्लास में और बताऊंगा न्यूमेरिकल पर ही, मोल कंसेप्ट के न्यूमेरिकल पर। थैंक यू।